Hello, future officers. Welcome back to your channel English with Kokila. Today we are here with another video जिसमें हम आपकी complete vocabulary discuss करेंगे जो कि SSC Stenographer 2025 में आई है. Today is day 3 of your vocabulary series और आज हम idioms और phrases discuss करेंगे जो कि SSC Stenographer 2025 में पूछे गए हैं. पिछले कुछ वीडियोस में हमने day 1 and day 2 में one word substitution discuss किया था. वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके स्टेनोग्राफर 2025 में पूछे गए हैं एंड वी हैव कवर्ड देम. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड वॉच देम. एंड मैं ये चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में ये चीजें बोली हैं कि वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपेटिटिव एग्जाम, वोकैबुलरी की वीडियोस आप सारी देख सकते हैं बिकॉज वोकैबुलरी इज द सेम फॉर एवरीबडी. ऑलराइट, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कम टू आवर फर्स्ट ईडियम. हमारा पहला ईडियम है अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, बहुत ही चीप है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत कॉमन है. अ डाइम अ डजन. देखो, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू. बहुत सस्ता है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है. अब ये देखो, डाइम का मतलब क्या होता है? डाइम आप इसे कौड़ियों के भाव पे भी कह सकते हैं, ठीक है. डाइम का मतलब हो गया कौड़ी, ठीक है. और डजन, अगर एक कौड़ी के भाव पे अगर आपको कोई चीज एक दर्जन मिल रही है, एक दर्जन क्या होता है? 12, है ना. तो एक कौड़ी के भाव पे 12 चीजें अगर आपको मिल रही है, एक दर्जन क्वांटिटी मिल रहा है, तो बहुत ही चीप हुआ, है ना, बहुत ही इनएक्सपेंसिव हुआ, बहुत ही सस्ता हुआ, राइट. तो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे आ जाता है. निमोनिक आप कैसे याद कर सकते हैं? अ डाइम. अ डाइम, डाइम क्या होता है? कौड़ी आप मान लीजिए. और डजन, एक डाइम में एक डजन चीज अगर आपको सामान मिल रहा है तो दैट इज वेरी चीप एंड वेरी कॉमन. ओके, सो दैट इज योर मीनिंग. डाइम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है 10 सेंट. ये अमेरिकन कॉइन हो गया. हिंदी इक्विवेलेंट करना है आपको तो आप कौड़ी मान सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चीप प्लास्टिक टॉयज आर अ डाइम अ डजन दीज डेज. यानी कि जो चीप प्लास्टिक टॉयज हैं बहुत ही कॉमन है इन दिनों. क्लियर है? देखिए, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी कॉमन. बट एक और सिमिलर इडियम है गो फॉर अ सॉन्ग. इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको बहुत सस्ते में बेच दिया गया, उसके लिए हम यूज करते हैं गो फॉर अ सॉन्ग. क्लियर है? तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना. डाइम अ डजन का मतलब होता है ये जो सामान है बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कॉमन है. गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है ये सस्ता तो नहीं है पर इसको बहुत सस्ते में बेच दिया गया है, ठीक है. गो फॉर अ सॉन्ग. क्लियर? नाउ, A picture is worth 1,000 words. ये तो आप समझ सकते हैं, एक इमेज जो है वो 1000 शब्दों के बराबर है ना. तो इसका मतलब क्या होता है? अ पिक्चर कैन कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज बेटर देन वर्ड्स. आप इमेजरी देख के चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, राइट. एक अगर आप इमेज देखते हैं और अगर आपको मैं कुछ शब्द में कुछ चीजें बता रही हूँ तो वो इमेज देख के आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, उसको इमेजिन कर पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे. और हो सकता है अगर मेरे लिए कोई एक इमेज हैप्पीनेस का इमोशन इवोक करती है, किसी और के लिए वो कोई और इमोशन इवोक कर सकती है, राइट. ये सब्जेक्टिव हो गया, राइट. पर्सन टू पर्सन इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं. तो यहाँ पे वो बात हो रही कि एक तस्वीर 1000 शब्द से अधिक प्रभावित होती है. क्लियर है? देखो, एग्जाम्पल, द फोटोग्राफ ऑफ द फ्लड विक्टिम्स प्रूव्ड दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. फ्लड के जो विक्टिम्स थे उनका जो फोटोग्राफ था, वो जो फोटोग्राफ है वो ये प्रूव कर दिया कि एक इमेज 1000 शब्दों से ज्यादा चीजें कन्वे कर सकती है. क्लियर है? चलो, अ स्लिप ऑफ द टंग. ये इडियम्स बहुत टफ नहीं है ना. कुछ कुछ होंगे जो शायद आपके लिए न्यू होंगे बट मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी कॉमन. अ स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसलना, है ना. लिटरल मीनिंग आप ले सकते हैं इसको.
टंग स्लिप हो गया, जबान फिसल गई आपकी, है ना, आप कुछ ऐसा कह गए जो आपको नहीं कहना था। A mistake made while speaking, an unintentional verbal error, बोलते हुए कुछ गलती कर दिया आपने, है ना। देखो, अगर आपकी जबान फिसल जाती है तो गलत शब्द आ जाते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंग योर टीचर, बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, टीचर को मॉम बोल देते हैं। कॉलिंग योर टीचर मॉम इज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। क्लियर है। देखो, स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है बोलते वक्त कोई गलती हो गई, स्पीकिंग मिस्टेक, राइट। स्लिप ऑफ द पेन, ठीक है, ये भी एक इडियम है, स्लिप ऑफ द पेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, टंग स्लिप हो रहा है तो आपके वर्ड्स गड़बड़ा रहे हैं, राइट, वर्ड्स गलत हो रहे हैं। स्लिप ऑफ द पेन, पेन में आपकी राइटिंग गलत हो रही है, राइटिंग मिस्टेक हो रहा है। दिस इज वेरी इजी। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, शॉर्ट्स पे, लॉन्ग वीडियोस पे, ये जीडी में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, बहुत ही कॉमन ईडियम है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है, वाइट एलिफेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, आपके ऊपर एक बर्डन है, ठीक है, बोझ बन गया है। देखो, अ कॉस्टली बर्डन, कोई ऐसी चीज जो एक्सपेंसिव है पर आपके लिए एक बोझ है। समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर है। देखो, महंगा महंगा और परेशानी का स्रोत। क्लियर है। निमोनिक ट्रिक कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। इमेजिन करिए कि किसी ने आपको एक वाइट एलिफेंट गिफ्ट में दे दिया। अब ये एलिफेंट जो है, आप इसके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, राइट, इसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, इसको रहने के लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो महंगी तो है ये एलिफेंट्स, बहुत महंगे बिकते हैं, बट उसको मेंटेन करना बहुत आपके लिए मुश्किल है और आपको एलिफेंट्स का कोई काम नहीं है, आपके लिए वो एक यूजफुल चीज नहीं है ना, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो व्हाइट एलिफेंट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई ऐसी बड़ी सी चीज या कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज जो आपके लिए एक बोझ बन जाए, आपके लिए वो यूजफुल ना हो। क्लियर है। देखो, द न्यू stadium became a white elephant because hardly anyone used it। जो नया स्टेडियम था वो बहुत ही एक बर्डन बन गया, है ना, बोझ बन गया। क्यों? क्योंकि कोई उसे यूज नहीं करता था। क्लियर है। ये जो पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो आपकी पीडीएफ है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, you can go and check it out. All right, चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम। अच्छा, ये देखिए, एलिफेंट से रिलेटेड एक और इडियम है, एलिफेंट इन द रूम। व्हाइट एलिफेंट का मतलब हमने देख लिया कि कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है बट आपके लिए बोझ के समान है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो सब लोग जिसके बारे में जानते हैं बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसे इग्नोर किया जा रहा है। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो ऑब्वियस है, सब कोई जानता है बट उसे इग्नोर किया जा रहा है, सब लोग उसे जानते हैं बट उसे इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज एलिफेंट इन द रूम। क्लियर। चलो, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, जब आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, ऑल एट सी। देखो, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, असमंजस में होना, ठीक है, या पूरी तरह से आप भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऑल एट सी। निमोनिक ट्रिक देख लो कि अगर आप, इफ यू आर अलोन इन मिडिल ऑफ द सी के बीच में अगर आप अकेले हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कहाँ जाना है, आप बिल्कुल
फंसे हुए होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, परप्लेक्स्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपको जाना कहाँ है ना, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड होंगे, यू विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि आप अगर सी में हैं तो आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे। ऑल एट सी का मतलब होता है बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। क्लियर है? देखिए, बीइंग एट सी मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। आप सी पे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, आई वॉज ऑल एट सी when the teacher suddenly asked a difficult question. Alright? अब देखो, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, बट कुछ लोग बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं 9वें आसमान पे हूँ। हिंदी में हम 7वां आसमान कहते हैं, राइट? तो आई एम ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है आप बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, 7वें आसमान पे होना इसका हिंदी इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, barking up the wrong tree. पहले निमोनिक ट्री देखो। अगर आप एक डॉग को देखते हैं, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, है ना? तो इमेजिन करिए कि एक डॉग है और एक ट्री के आसपास वो भौंक रहा है, बहुत जोर जोर से बार्क कर रहा है। बट जो कैट है, जिस कैट को वो ढूंढ रहा है, द कैट इट इज सर्चिंग फॉर इज सिटिंग ऑन अनदर ट्री, वो दूसरे पेड़ पे बैठी है। तो जिस बिल्ली को वो डॉग ढूंढ रहा है वो दूसरे पेड़ पे है, बट जो डॉग है वो गलत पेड़ पे जाके भौंक रहा है। तो अब वो क्या हुआ, वो जो एनर्जी है, वो जो मेहनत कर रहा है, वो जो बार्क कर रहा है उस कैट को ढूंढने के लिए या कैट को पकड़ने के लिए, वो बेकार जा रही है ना? वेस्ट ऑफ एफर्ट है, वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, है ना? तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन या फिर फॉलोइंग द रॉन्ग कोर्स, गलत इंसान को अक्यूज कर देना, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, या फिर गलत रास्ता अपना लेना और इसमें आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक आई ब्रोक द विंडो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने खिड़की तोड़ी है तो तुम बहुत गलत हो, तुम गलत इंसान को अक्यूज कर रहे हो। ठीक है, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्लियर है? चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल द कैट। बचपन में हम सब ने वो स्टोरी पढ़ी है जिसमें कुछ चूहे होते हैं, वो एक बिल्ली से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उसके लीडर डिसाइड करते हैं कि इस बिल्ली के गले में हम घंटी बांध देते हैं सो दैट वो जब भी आए हमें घंटी से पता चल जाए। पर कोई भी तैयार नहीं होता, क्यों? क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक बहुत ही रिस्की काम है ना? रिस्की टास्क है। इन दैट स्टोरी एवरीवन अग्रीज के कैट के नेक के अराउंड अगर आप एक घंटी बांध देते हैं, बेल बांध देते हैं, तो वो हेल्प करेगा उनको। बट कोई करना नहीं चाह रहा है, क्यों? बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? दैट इज वेरी रिस्की। और बेल द कैट का मतलब होता है एक रिस्की कदम उठाना, टू टेक अ रिस्की इनिशिएटिव। ठीक है, जोखिम भरा कार्य करना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, है ना? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये जो ईडियम है ये फेबल से आई है, द माउस इन काउंसिल, है ना? फेबल है, एक टाइप की स्टोरी है, फेबल है, द माइस इन काउंसिल, जिस स्टोरी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यहां से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वांटेड टू कंप्लेन टू द मैनेजर बट nobody was willing to bell the cat. सब लोग जो थे वो मैनेजर से कंप्लेन करना चाह रहे थे, पर ये रिस्की काम कोई नहीं करना चाह रहा था। nobody was willing to bell the cat. क्लियर? चलिए, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? हाँ,
किसी ऐसी चीज को एंड्योर करना, किसी ऐसी चीज को सहना, कोई ऐसी चीज करना जो आपको पसंद नहीं है बट आपको करनी पड़ेगी। टू एंड्योर समथिंग पेनफुल और अनप्लेजेंट विथ करेज। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो पेनफुल है शायद, या आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते, बट आप उसे कर रहे हैं। यू आर बाइटिंग द बुलेट। मजबूरी में कठिनाई स्वीकार करना, हिंदी में कहेंगे। ठीक है, देखो, इमेजिन करो कि अगर एक सोल्जर है, ठीक है, एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया, जब किसी को ऑपरेट करते हैं हम, ऑपरेशन किसी का होता है, तो उसको हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स नम हो जाए, वो पेन को फील ना कर सके, है ना। तो जब एनेस्थीसिया इन्वेंट नहीं हुआ था तब कैसे सर्जरी होती थी? तो इमेजिन करिए कि उस टाइम पे अगर एक सोल्जर को चोट लगती है, उसकी सर्जरी करनी है, तो he was given to bite the bullet, ठीक है, so that he could bear the pain। उसको बोला जाता है, अक्सर क्या होता है कि मुंह में लोग कपड़ा दबाते हैं, है ना, चीख बाहर आने से रोकने के लिए, राइट, so that they don't scream with that pain। क्लियर है? सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग पीस ऑफ क्लॉथ, वो क्या कर रहे हैं, बुलेट रख के बुलेट को दबा रहे हैं ताकि वो पेन सह सके, पेन एंड्योर कर सके। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, बाइट बुलेट बेयर पेन। बुलेट को आप बाइट कर रहे हैं, आप पेन को, जो दर्द है उसे सहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेयर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यू सिंपली हैव टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द डिफिकल्ट असाइनमेंट। आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू बाइट द बुलेट और असाइनमेंट को कंप्लीट करना है ना। आपको ये चीज पसंद नहीं है करनी, बट आपको करनी पड़ेगी। ओके, फेस द म्यूजिक, सिमिलर इडियम है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कॉन्सिक्वेंस या किसी चीज के रिजल्ट को स्वीकार कर लेना, इसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी पेनफुल या अनप्लेजेंट चीज को सहना, इंड्योर करना। क्लियर है? चलिए, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? बरी द हैचेट का मतलब होता है कि आप किसी झगड़े को खत्म कर रहे हैं, आप पीस मांग रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, यू आर बरीइंग द हैचेट। हैचेट क्या होता है? हैचेट, इट इज अ वेपन। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, आई थिंक ये आपके सीजीएल एग्जाम में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। निमोनिक ट्रिक देखो, दो एनिमीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक होल, एक गड्ढा खोद रहे हैं, दे आर डिगिंग अ होल। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विथ देयर हैचेट्स, अपने हैचेट से लड़ने की जगह वो क्या करते हैं, हैचेट को मिट्टी में गाड़ देते हैं। अब उनके पास हथियार नहीं है, उन्होंने अपने हथियार ऑलरेडी दफना दिए हैं, गाड़ दिए हैं जमीन में। नाउ दे कैन नॉट फाइट एनी मोर। तो अब शांति है, पीस है, दोनों में मेल मिलाप हो गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बरी द हैचेट का मतलब होता है कि पीस आप लेके आते हैं, टू मेक पीस। ठीक है, मेल मिलाप कर लेना, टू मेक पीस। Example, after years of disagreement, the two brothers finally buried the hatchet. Clear है? Remember, bury the hatchet का मतलब होता है शांति या अमन के साथ रहना। At loggerheads का मतलब होता है constantly quarreling, हर समय constantly बिना रुके झगड़ा करते रहना। ठीक है, at loggerheads। ओके, बरी द हैचेट का मतलब हो जाता है कि आप अपने वेपन्स छोड़ दे रहे हैं, वेपन्स को आप दफना रहे हैं, बरी कर रहे हैं, यू आर मेकिंग पीस विथ ईच अदर। ठीक है, और ये उसका ऑपोजिट हो जाता है एट लॉजर हेड्स, कॉन्स्टेंटली झगड़ा कर रहे हैं। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन क्या होता है? स्वाइन मीन्स पिग्स। और अगर आप किसी पिग को
पर्ल्स देंगे, सुअर देंगे, तो क्या, सॉरी, किसी पिग को आप पर्ल्स देंगे, मोती देंगे, तो क्या वो इसकी वैल्यू करेंगे? क्या उसके लिए इसकी कोई वैल्यू होगी? पिग्स के लिए सारी चीजें बराबर हैं, उनको पर्ल्स या गोल्ड या प्लैटिनम, डायमंड, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, राइट? तो अगर कोई वैल्यूएबल चीज आप उन लोगों को देते हैं जो इसकी प्रशंसा ना कर सके या इसको अप्रिशिएट ना कर सके, है ना, उसकी वैल्यू ना समझ सके, तो वो बेकार है। तो कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब यही हो जाता है कि आप अगर कोई वैल्यूएबल चीज, है ना, कोई कीमती चीज कुछ किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसको उस चीज की कीमत ना नहीं पता है। यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा है, भैंस के आगे बीख बजाना तो कुछ और मतलब होता है। इसका हिंदी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका हम बहुत कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। सिमिलर मीनिंग है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअर को मोती दे दोगे तो वो उसके लिए कुछ अलग नहीं होगा, है ना। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सिमिलर है। देखिए, वैल्यू इज वेस्टेड ऑन दोज हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट। किसी चीज का मोल, कोई वैल्यूएबल चीज, वो बेकार हो जाती है अगर किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसके लिए उसका कोई मोल नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ट्राइंग टू एक्सप्लेन एडवांस्ड पोएट्री टू समवन हु इजंट इंटरेस्टेड इज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। एक ब्यूटीफुल एडवांस्ड बहुत अच्छी पोएट्री अगर आप किसी ऐसे इंसान को समझाते हैं या सुनाते हैं जिससे पोएट्री में कोई इंटरेस्ट है नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इट इज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, वो इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। क्लियर है? चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम, क्लच एट स्ट्रॉज। तिनके का सहारा कहते हैं, क्लच एट स्ट्रॉज। कोई, आप समझिए निमोनिक ट्रिक से, दैट एक पर्सन ड्राउन कर रहा है, रिवर में डूब रहा है, ठीक है, उसके पास कोई चीज नहीं है जिसको वो पकड़ सके, तो लास्ट में वो क्या करता है, एक स्ट्रॉ को पकड़ लेता है। स्ट्रॉ मतलब तिनके को पकड़ लेता है, ठीक है। उसके पास रस्सी नहीं है, लकड़ी का फट्टा नहीं है, लॉग ऑफ वुड नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसको वो पकड़ के, जिसका वो सहारा ले सके। उसको बस एक स्ट्रॉ का टुकड़ा दिखता है, एक कह सकते हैं तिनका दिखता है, वो उसे पकड़ लेता है ना। डेस्परेशन में इंसान इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो हाथ पैर मारने लगता है, बिल्कुल, है ना, इन होप ऑफ गेटिंग सेव्ड, है ना, बचने के लिए वो कुछ भी करता है। तो सेम मीनिंग है कि अगर आप हर एक पॉसिबल मेथड को ट्राई कर रहे हैं एक डेस्परेट सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं क्लच एट स्ट्रॉज, इवन इफ इट इज अनलाइकली टू सक्सीड। आप उस तिनके को पकड़ के आप बच तो नहीं जाएंगे, बट क्योंकि आपको हाथ पैर मारना है, क्योंकि आपको खुद को बचाना है, आप किसी भी पॉसिबल चीज को ट्राई करने के लिए, मेजर को लेने के लिए तैयार है ना। आप हर पॉसिबल मेथड को ट्राई कर लेंगे, उसी को कहते हैं क्लच एट स्ट्रॉज। डेस्परेटली आप हर एक पॉसिबल मेथड को ट्राई करेंगे टू सेव योर सेल्फ, टू सक्सीड, इवन दो आपको पता है कि ये करके आपको आप बचेंगे नहीं या फिर आप सक्सीड नहीं होंगे। क्लियर है? After failing every interview, he was clutching at straws by applying to companies that weren't hiring. हर एक इंटरव्यू में फेल होने के बाद he was clutching at straws, वो हर एक प्रयास कर रहा था, इवन दो उसे पता था कि वो सक्सीड नहीं करेगा। कैसे? by applying in companies जो हायर नहीं कर रहे थे, वो ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था जो कि हायर भी नहीं कर रहे थे। तो ही वॉज क्लचिंग एट स्ट्रॉज, हाथ पैर मार रहा था, तिनके का सहारा ले रहा था। क्लियर है? चलिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क क्या हुआ? दूध अगर फट गया है तो उसके ऊपर आप रो के क्या करेंगे? क्या वो दूध वापस से ठीक हो जाएगा? नहीं। सेम मीनिंग है। टू रिग्रेट समथिंग that has already happened and cannot be changed। कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको लेके रिग्रेट करने से कुछ तो होगा नहीं। हिंदी में कहते हैं
बीती बातों पर अफसोस करना, है ना। या फिर एक और इक्विवेलेंट है, हिंदी इक्विवेलेंट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। सेम हो गया टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो, एक गिलास दूध अगर आपने स्पिल कर दिया, गिरा दिया, तो आप कितने घंटे रहोगे, बट क्या वो दूध वापस आएगा? नहीं। सो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। जो चीजें ऑलरेडी हो गई हैं उसको रिग्रेट करने का जरूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। क्लियर? चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इडियम, टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? हम सबने बचपन में वो स्टोरी पढ़ी है जिसमें एक बच्चा चिल्लाता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, बट वो झूठ बोल रहा होता है। बट जब भेड़िया सच में आ जाता है, वुल्फ सच में आ जाता है, तो nobody believes him and then he gets eaten by the wolf, right? That is the story. Same यहाँ पे idiom है cry wolf. Cry wolf का मतलब होता है false alarm raise करना, झूठा शोर मचाना, false alarm। ठीक है, जैसे उस बच्चे ने झूठा false alarm दिया था कि भेड़िया आ गया है, nobody believed him, तो वो false alarm था। Cry wolf का मतलब होता है एक false alarm. This idiom comes from the Aesop's fable, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। जो फेबल, जिस फेबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कीप क्राइंग वुल्फ, नोबडी विल ट्रस्ट यू। अगर तुम फॉल्स अलार्म्स देते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, तो नोबडी विल बिलीव यू, राइट। चलिए, क्राई क्राई वुल्फ का मतलब हो जाता है फॉल्स अलार्म। वेरी इजी। नाउ इजी इजी इडियम्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो लेट्स do it a little bit faster. Cut no ice. Cut no ice का मतलब क्या होता है? To have no effect or influence. आप निमोनिक से याद रखिए कि आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है और आप उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक प्लास्टिक स्पून के साथ, प्लास्टिक के चम्मच के साथ आप एक बर्फ के टुकड़े को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो कटेगा? नहीं। क्या उस पर कोई चेंज आएगा? नहीं। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं कट नो आइस। कोई ऐसी चीज जिसपे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना। आइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सो कट नो आइस। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विथ द प्रिंसिपल। उसकी जो एक्सक्यूजेस थी, उनका इफेक्ट प्रिंसिपल पे कुछ नहीं हो रहा था, उनका कोई इफेक्ट नहीं था प्रिंसिपल के ऊपर। दे कट नो आइस, हिज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विथ द प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन। कट द गोल्डियन नॉट। कट द गोल्डियन नॉट का मतलब क्या होता है? कोई नॉट क्या है? एक जो गांठ बन जाती है, उसको आप कट कर दे रहे हैं, है ना। गांठ खोलने की बजाय आप उसको कट कर दे रहे हैं, तो वो गोल्डियन नॉट को अगर आप कट करते हैं, टू कट द गोल्डियन नॉट, तो इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बोल्डली और क्विकली सॉल्व कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि एक गांठ बंधी है और इतनी टाइट है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा है, अनटाई नहीं कर पा रहा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए किसी ने क्या किया, बस उसे एक स्वॉर्ड से कट कर दिया या फिर सिजर से कट कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बोल्ड कदम उठाया, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे थे, उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, उसने बीच से काट दिया, काम क्विकली भी हो गया, बोल्ड एक्शन था, और बहुत डिफिकल्ट काम था जिसको इजिली कर दिया। तो कट द गोल्डियन नॉट। एग्जाम्पल देखो, द न्यू मैनेजर कट द गोल्डियन नॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंप्लीटली न्यू सिस्टम। नए मैनेजर ने क्या किया, वो जो उतना मुश्किल टास्क था उसको इजिली और बोल्डली कर दिया। कैसे? एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करके। क्लियर? चलो, फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। ऑलरेडी हमने बताया। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? किसी के एक्शन को आप
अपने एक्शन को जब आप चुपचाप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। किए का परिणाम भुगतना। ठीक है, आपने जो किया है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। इमेजिन करिए कि किसी स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया है। नाउ उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाया जा रहा है, बट ही मस्ट फेस द म्यूजिक, और वो बच नहीं सकता, देयर इज नो एस्केप। तो ही मस्ट फेस द म्यूजिक, ही हैज टू फेस द प्रिंसिपल। कॉन्सिक्वेंस उसको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। फेस करना मतलब हो जाता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, है ना, उसका सामना करना। और म्यूजिक का मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम है, उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, he finally faced the music after lying to his parents। पेरेंट्स से झूठ बोलने के बाद उसे परिणाम भुगतना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बाइट द बुलेट का मतलब होता है आप परेशानी झेल रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसे आप सह रहे हैं, इंड्योर कर रहे हैं, या फिर बेयर कर रहे हैं। ठीक है, फेस द म्यूजिक क्या होता है? फेस द म्यूजिक किसी चीज का परिणाम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। एक्सेप्ट पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, दोनों सिमिलर लगते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें डिफरेंस है ना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है किसी को बीट करना या फिर हिट करना। ठीक है, तो अगर एक मरे हुए घोड़े को आप मारोगे तो क्या वो दौड़ने लगेगा? नहीं, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, है ना। तो वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस टास्क, किसी कोई इस एक ऐसे होपलेस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मुर्दे में जान डाल सकते हो? नहीं, होपलेस है ये काम, उसमें कोई होप ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, तो वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना, है ना। तो trying to revive that failed project is flogging a dead horse। ये जो फेल्ड, जो प्रोजेक्ट हमारा फेल कर गया है, उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश करना मुर्दे में जान डालने के बराबर है ना। बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। देखो, डेड, अगर कोई घोड़ा मर गया है, उसे मारोगे तो दौड़ेगा नहीं, है ना, तो इट इज इम्पॉसिबल वर्क, डेड हॉर्स। क्लियर है? वेरी इजी। गेट टू द पॉइंट, इसमें क्या समझाऊं मैं? गेट टू द पॉइंट, सीधे बात पे आओ, पॉइंट पे आओ, इधर उधर की बातें मत करो, है ना। स्पीक डायरेक्टली विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, मुद्दे पे बात करना, अननेसेसरी बातें नहीं करो, डायरेक्ट बातें करो, है ना। इमेजिन करिए कि कोई आपको स्टोरी सुना रहा है 20 मिनट से, और आप उसको कह रहे हैं पॉइंट पे आओ यार, इट इज वेरी बोरिंग, राइट। तो डायरेक्टली बात करना। स्टॉप टेलिंग द होल स्टोरी एंड गेट टू द पॉइंट, पूरी स्टोरी मत बताओ, पॉइंट पे आओ। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइड द मेन टॉपिक। यहाँ है गेट टू द पॉइंट, मेन टॉपिक पे आना, है ना। या फिर आप सामने वाले को बोलते हैं मेन टॉपिक पर आओ। बीटिंग अराउंड द बुश का क्या मतलब हो जाता है? बीटिंग अराउंड द बुश, टॉपिक को आप अवॉइड कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, उसके इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन पॉइंट पे नहीं आ रहे, उसे कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश। ऑलराइट, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का मतलब होता है स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, स्पीकिंग का जो गिफ्ट है ना, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं उनके लिए यूज होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप फ्लुएंटली बात करते हैं और सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, परसुएड कर देते हैं अपनी बातों से। ठीक है, देखो, गैप का मतलब क्या होता है? इट इज एन इनफॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल वर्ड है, टॉकिंग के लिए यूज होता है या स्पीकिंग के लिए यूज होता है। लिटरल मीनिंग इसका हो जाता है एक नेचुरल टैलेंट फॉर स्पीकिंग, कोई ऐसा इंसान जिसको नेचुरली एक टैलेंट है बात करने में,
ये लिटरल मीनिंग हो गया, है ना। सिमिलर ईडियम का भी सिमिलर ही मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल देखिए, अ सक्सेसफुल लॉयर यूजुअली हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। लॉयर्स लॉयर्स जो हैं वो एक ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिसमें उनकी जो बातें होती हैं, है ना, उनको अपनी बातों से ही सामने वाले को परसुएट करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, कन्विंस करना होता है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। क्लियर है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आता है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर क्या होता है? आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, उसको वार्मली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। इग्नोर समवन डेलिबरेटली, जानबूझकर नजरअंदाज करना, ठीक है। इमेजिन करिए कि एक फ्रेंड है, वो आपसे बहुत वार्मली आया है आपसे मिलने। वार्मली का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से, बहुत खुश होके आपको ट्रीट कर रहा है, बट ही टर्न्स अवे विद अ कोल्ड एक्सप्रेशन, है ना। अच्छा, इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग यू वार्मली, आपको वार्मली ट्रीट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपको देख के उधर मुड़ गया। ही इज इग्नोरिंग यू, ही इज गिविंग यू द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। तो शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आवर आर्ग्यूमेंट, हमारे झगड़े के बाद शी वाज इग्नोरिंग मी, शी वाज गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। ही गेव मी अ वार्म वेलकम, क्या मतलब होता है? ही गेव मी अ वार्म वेलकम। वार्म वेलकम का मतलब होता है किसी को बहुत खुशी से रिसीव करना, ठीक है। चलिए, गो फॉर अ सॉन्ग हमने पहले देखा था। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब बहुत कम दाम में बेच दिया जाए, बहुत चीप पैसों में, चीप अमाउंट के लिए, तो उसे कहते हैं गो फॉर अ सॉन्ग, सस्ते में बिक जाना, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप किसी शॉप में जाते हैं टू बाय अ लैपटॉप। द शॉपकीपर सेज कि आप मेरे लिए एक गाना गाइए और ये लैपटॉप ले जाइए। अब ये तो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं इट इज वेरी चीप, है ना। चीप भी नहीं है, आपको कुछ पैसे देने ही नहीं पड़े, आपको बहुत बिल्कुल सस्ते में कह लो, बिल्कुल बिना पैसे दिए कोई चीज मिल गई है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी यू आर पेइंग विथ अ सॉन्ग। तो गो फॉर अ सॉन्ग, ये सामान पैसे से बिकी नहीं, सॉन्ग से ही बिक गई। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इट इज थोड़ा फार फेच्ड है, बट आप याद कर सकते हैं कि गो फॉर अ सॉन्ग, है ना। जो लैपटॉप था वो सॉन्ग के लिए चला गया, सॉन्ग सुन के शॉपकीपर ने लैपटॉप को बेच दिया, है ना। तो इफ समथिंग गोज फॉर अ सॉन्ग, तो बहुत लो प्राइस पे, अनबिलीवेबली लो प्राइस पे किसी चीज को बेच दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल, क्लियरेंस सेल होता है ना हर जगह, तो ब्रांडेड क्लोथ्स वर वेंट फॉर अ सॉन्ग। जो ब्रांडेड क्लोथ्स थे दे वेंट फॉर अ सॉन्ग, बहुत कम दाम में बिक गए, ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, हर मोटिवेशनल स्पीच में सुना होगा आपने, गो द एक्स्ट्रा माइल, है ना। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो गो द एक्स्ट्रा माइल टू क्लियर द एग्जाम, टू क्रैक दैट एग्जाम, है ना। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल, माइल क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। इस इडियम का मतलब होता है कि किसी चीज को पाने के लिए आप डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। टू मेक मोर एफर्ट देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जितना आपसे प्रयास की उम्मीद है उससे ज्यादा आप दे रहे हैं, है ना। यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। क्लियर है? इमेजिन करिए कि एक रेस में सब लोग 1 मील दौड़ रहे हैं, 1 माइल दौड़ रहे हैं, बट आप वहां नहीं रुकते हैं, आप एक और माइल दौड़ते हैं। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, है ना। एक्स्ट्रा माइल दौड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, उसी एक्स्ट्रा एफर्ट को कहते हैं गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, ठीक है। ग्रास्प एट स्ट्रॉज, या फिर हमने पढ़ा था क्लास,
है ना, 1 सेकेंड, राइट। ग्रास्प का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना, और क्लास्प का भी मतलब होता है पकड़ना, सिमिलर ईडियम है, अलग अलग शिफ्ट्स में पूछा गया है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। देखिए, ग्रास्प एट स्ट्रॉज, डेस्परेट मेजर लेना, है ना, सक्सेस पाने के लिए, तिनके का सहारा लेना जैसे मैंने बोला था, या हाथ पैर मारना। सेम निमोनिक है कि कोई डूब रहा है तो वो तिनके को पकड़ रहा है ना, इन होप्स के वो बच जाए, सक्सीड हो जाए खुद को बचाने में, राइट। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर लूजिंग ऑल हिज मनी ही वॉज ग्रास्पिंग इट स्ट्रॉज टू सेव हिज बिजनेस। सारे पैसे खो देने के बाद अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो तिनके का सहारा ले रहा था, ही वॉज ग्रास्पिंग इट स्ट्रॉज। डन, चलो। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है, to succeed in the end despite initial failures or criticism, right? I hope that all my students have their last laugh, right? देखो, लास्ट में आप विजयी हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं, फेलियर्स क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद अंत में आप फाइनली जब सक्सीड हो जाते हैं, तो इस इडियम का हम यूज करते हैं, हैव द लास्ट लाफ। फॉर एग्जाम्पल, everyone doubted her but she had the last laugh by winning the competition, है ना। I hope my students have the last laugh by clearing their exams, right? Similar meaning. I hope my students have the last laugh by clearing their exams. Finally वो succeed हो जाएं, right? चलिए, in black and white क्या मतलब होता है, something that is in black and white. ब्लैक एंड व्हाइट निमोनिक देखो, सबसे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से कुछ चीजें लिखी होती हैं, है ना। तो ये क्या है, किसी चीज का एक रिटन प्रूफ है, राइटिंग है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट कि कोई चीज जो रिटन प्रूफ है, कोई चीज जो रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है, उसका प्रूफ अवेलेबल है, ठीक है। द अग्रीमेंट मस्ट बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो अग्रीमेंट है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, यानी वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित होना, डॉक्यूमेंटेड होना। अब देखो, इन ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड ब्लू, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिमिलर इडियम्स लगते हैं बट डिफरेंट मीनिंग है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रिटन है, ऑन पेपर है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है ब्रूजेस से कवर्ड है। ब्रूजेस क्या होता है, चोट। जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है, स्किन यहाँ का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू पर्पलिश हो जाता है, राइट, ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। तो वही बात हो रही है कि आप कोई चीज ब्रूजेस से कवर्ड है, चोट से कवर्ड है, तो ब्लैक एंड ब्लू है, ठीक है। इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट क्या होता है, लाइमलाइट बहुत कॉमन है, हम सबको पता है ना। स्टेज पे जो सेंटर लाइट पड़ती है, स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, इमेजिन करो, ब्राइट लाइट मेन कैरेक्टर पे पड़ती है, वो क्या है, लाइमलाइट है। अटेंशन सारा मेन कैरेक्टर की ओर है, तो सेंटर ऑफ अटेंशन, है ना, अगर आप सेंटर ऑफ अटेंशन है कहीं पे, तो आप यू आर इन द लाइमलाइट, ठीक है, आप सुर्खियों में है, यू आर इन द लाइमलाइट। एग्जाम्पल देखो, द यंग क्रिकेटर is now in the limelight after his brilliant
परफॉर्मेंस। स्टे आउट ऑफ द स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है? स्टे आउट ऑफ द स्पॉटलाइट मतलब अटेंशन से दूर रहना। स्टे आउट ऑफ द स्पॉटलाइट, आप स्पॉटलाइट से बच रहे हैं, स्पॉटलाइट से दूर हैं, अटेंशन नहीं पाना चाहते हैं, अटेंशन से दूर हैं। क्लियर है? ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। चलिए, जैक अप द रेट्स। जैक अप द रेट्स, रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्राइस, है ना, किसी चीज का कीमत, प्राइस। जैक अप, यहाँ पे देखिए, जैक अप का मतलब होता है रेज, रेज करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, है ना। तो जैक अप द रेट्स, किसी चीज की प्राइस को आप जैकअप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रेज कर रहे हैं। ठीक है? टू सडनली इंक्रीज प्राइसेस और चार्जेस, कीमत में अचानक वृद्धि करना। ठीक है? द कंपनी जैक्ड अप द रेट्स बिफोर द फेस्टिवल सीजन। आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन से पहले सारी चीजों के रेट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। कंपनी क्या करती है? दे जैक अप द रेट्स ऑफ एवरी स्टफ, ओके, ऑफ एवरीथिंग। चलिए, जंप द गन बहुत कॉमन है। जंप द गन क्या होता है? और ये जंप द गन पता है कहाँ से आया है? जब यहाँ पे देखिए, जब रेस होता था तो कुछ जो रनर्स थे वो क्या करते थे कि आपने देखा होगा गन आप शूट करते हैं तब रेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ क्या करते थे, शूट हुआ नहीं होता था, शूट होने से पहले ही वो लोग दौड़ना शुरू कर जाते थे। ठीक है? होता है कई बार, एक्साइटमेंट में होता है कि आप स्टार्ट बोलने से पहले ही बच्चे पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो। आपकी रेस में क्या होता था कि गन को शूट करने से पहले, बुलेट शूट होने से पहले क्या करते थे रेसर्स, कुछ कुछ दौड़ने लग जाते थे एक्साइटमेंट में। उसे हम कहते हैं जंप द गन। ठीक है? या तो आधी बात सुन के आप रिएक्ट कर दें या समय से पहले रिएक्ट कर दें, है ना, उसे कहते हैं जंप द गन। टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, जल्दबाजी में कोई काम कर देना, जंप द गन। पूरी बात सुने बिना वो उससे झगड़ा करने चली गई, है ना, तो शी जंप्ड द गन विदाउट लिसनिंग टू द होल थिंग। ठीक है? शी जंप्ड द गन without listening to what I had to say, है ना। क्लियर है? तो आप बहुत ईगरली अगर एक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं जंप द गन। डोंट जंप द गन बिफोर हियरिंग ऑल द फैक्ट्स। सारे फैक्ट सुनने से पहले एक्ट मत करो, है ना, डोंट जंप द गन। चलिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। निमोनिक से इसे याद रखिए। आप अगर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ट्रेजर मान लो, है ना, ट्रेजर ढूंढ रहे हैं, अगर आप खजाना ढूंढ रहे हैं तो हर एक पत्थर को आप पलट पलट के ढूंढेंगे। जब लोग सोना निकालते हैं तो क्या करते हैं? हर एक चीज को खोद खोद कर देखते हैं, हर एक पत्थर हटा कर देखते हैं, राइट। आप ट्रेजर ढूंढ रहे हैं तो जो भी चीजें हैं जमीन पे आप उसे हटा कर देख रहे हैं, तो यू आर टर्निंग एवरी स्टोन, है ना। और आप किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, अनचेक्ड नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। और स्टोन से यहाँ पे क्या मतलब हो गया? स्टोन से यहाँ पे मतलब हो गया कि हर एक चीज, हर पॉसिबल जगह, है ना, हर पॉसिबल जगह को आप चेक कर रहे हैं, राइट। यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब हर एक पॉसिबल एफर्ट करना, हर संभव प्रयास करना। ठीक है? किसी भी पत्थर को आप अनचेक्ड छोड़ नहीं रहे हैं, आप सबको चेक कर रहे हैं, जितना पॉसिबल एफर्ट आप लगा सकते हैं लगा रहे हैं, हर एक मेथड ट्राई कर रहे हैं। ठीक है? द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन सर्चिंग फॉर द मिसिंग चाइल्ड। जो मिसिंग चाइल्ड था उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने हर एक प्रयास किया। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। क्लियर है? देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या फिर टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पॉसिबल प्रयास करना, ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग।
टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नई शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। क्लियर है? चलो, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मन में जो बात है उसे वैसे ही बोल देते हैं। टू कन्फेस समथिंग, कन्फेस समथिंग ऑनेस्टली, किसी चीज को आप ऑनेस्टली स्वीकार कर लेते हैं, कन्फेस कर देते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से याद रखिए कि आपके हार्ट में जितने भी सीक्रेट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्शियस को, अपने हार्ट को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। यू आर क्लीनिंग योर हार्ट by removing all of the secrets. After confessing, your conscience becomes clean. आपने क्या किया? जो भी सीक्रेट्स थे आपके अंदर, आपने उसको कन्फेस कर दिया, सामने वाले को बोल दिया, स्वीकार कर लिया उसे। अब आपका कॉन्शियस जो है वो क्लीन है ना? अब आपका हार्ट क्लीन फील होता है। इस तरीके से याद रखो, मेक ब्रेस्ट क्लीन ऑफ। ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पे हार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑनेस्टली आप सारी चीजें रिवील कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, he finally made a clean breast of his mistake before the principal. उसने फाइनली प्रिंसिपल के सामने अपनी गलती को या फिर अपनी चीजों को ऑनेस्टली मान लिया, कन्फेस कर लिया, ठीक है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कन्फेस करना, ठीक है, स्वीकार कर लेना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स बहुत ही कॉमन है। स्पिल द बीन्स, कोई सीक्रेट है उसे आप रिवील कर देते हैं अनइंटेंशनली। इतना ध्यान रखना, कोई सीक्रेट है उसे आप गलती से रिवील कर देते हैं तो कहते हैं स्पिल द बीन्स। ऑलराइट। नॉट वंस कप ऑफ टी, आपने सुना होगा, इट इज वेरी कॉमन स्पेशली इन मूवीज। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, राइट। मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, और फिजिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, यू डू नॉट लाइक, और समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, कोई ऐसी चीज जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, या तो आपको वो चीज पसंद नहीं है। इमेजिन करिए कि आपको कॉफी पसंद है, आप स्टारबक्स में गए और एनी अदर कॉफी शॉप, आप किसी कॉफी शॉप में गए और आप वहां जाके कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। बट somebody offers you a cup of tea, किसी ने आपको एक चाय की प्याली ऑफर कर दी, आपको चाय दी जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझे नहीं पसंद है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। यहां से याद कर लो, आप बोलोगे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक इट, समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स। क्लियर है? कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप इंजॉय करते हैं, और यहाँ क्या है? नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी। मैथमेटिक्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी, मैथमेटिक्स उसे पसंद नहीं है ना। या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज नॉट हर कप ऑफ टी, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो कप ऑफ टी मतलब समथिंग इंजॉयबल, जो आपको पसंद है। मैथमेटिक्स इज माई कप ऑफ टी मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। पर अगर किसी को इंग्लिश नहीं पसंद है तो वो बोलेंगे इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्लियर है? देखो, चलो नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9 ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। सातवें आसमान पे होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है सामने वाला इंसान, तो वो क्लाउड 9 पर है, हवा में उड़ रहा है, ठीक है। She was on cloud 9 after clearing the UPSC examination. अब देखो, डाउन इन द डंप्स इसका ऑपोजिट मतलब होता है, क्लाउड 9 बहुत ही खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। डाउन इन द डंप्स है सामने वाला इंसान तो क्या है? बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है। ही इज डाउन इन द डंप्स, ही इज वेरी सैड। पुल समवंस लेग, टांग खींचना कहते हैं, किसी को टीज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो,
बट उसको बुली करने के लिए नहीं, एक फ्रेंडली मैनर में, फ्रेंडली मैनर में किसी को टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यू आर पुलिंग देयर लेग, ठीक है। देखिए, डोंट बिलीव हिम, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। उस पे विश्वास मत करो, वो सिर्फ आपकी टांग खींच रहा है ना, बुरा मत मानो, वो सिर्फ आपकी टांग खींच रहा है। ही इज ओनली पुलिंग योर लेग, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। फ्रेंडली जोक है, इंसल्ट के रूप में नहीं लेना, ठीक है। पुलिंग समवन्स लेग इंसल्ट नहीं हुआ, उसको एक जोक मानेंगे, ठीक है। टीजिंग और जोकिंग, इंसल्टिंग नहीं है ये, ठीक है। चलिए, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है? टू रन अवे क्विकली, ठीक है, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। कैसे याद रखोगे? निमोनिक ट्रिक क्या है? इमेजिन करिए कि कोई इतनी तेज भाग रहा है, बहुत अंधेरा है, ठीक है, रात का समय है, और सामने वाला इंसान इतनी तेज भाग रहा है कि आप उसको पहचान ही नहीं पाए, आपको सिर्फ उसकी एड़ियां दिखाई दी, उसकी हील्स दिखाई दिए, जो कि साफ थे, बहुत क्लीन हील्स थे। तो वो भाग रहा है और आपको सिर्फ उसकी एड़ियां दिखाई दे रही हैं। यहां से याद कर लो, उसने क्या किया? द थीफ शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, उसने अपने हील्स दिखा दिए, एड़ी दिखा दी, मतलब भाग गया बहुत तेजी में। ही रैन अवे क्विकली। द थीफ showed a clean pair of heels before the police arrived. पुलिस के आने से पहले वो जो चोर था वो भाग गया, राइट। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है? फेंस, आपके घर पे बाउंड्री होती है, राइट, उसे हम फेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप फेंस पे बैठे हैं, आप ना इधर हैं ना उधर हैं, ना प्रॉपर्टी के अंदर है ना प्रॉपर्टी के बाहर है, आप उसके बॉर्डर पे बैठे हैं, बाउंड्री पे बैठे हैं। यू आर ऑन द फेंस। क्या मतलब होता है? टू रिमेन न्यूट्रल और टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, ठीक है, न्यूट्रल रहना, आप किसी के साइड नहीं ले रहे, ठीक है, ना आप पड़ोसी की साइड जा रहे हैं ना आप अपने घर के साइड जा रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे, किसी का पक्ष नहीं ले रहे आप, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि दो फील्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एक आपकी खुद की फैमिली है और एक आपके नेबर की फैमिली है, उसमें आप बीच में अगर बैठे हैं तो आप दोनों की साइड में से चूज नहीं कर रहे, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है? ना ही आप यहाँ हैं ना ही आप वहां हैं, ठीक है। टू रिमेन न्यूट्रल, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। द मिनिस्टर सैट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द डिबेट। डिबेट के दौरान मिनिस्टर ने किसी का पक्ष नहीं लिया, ही वॉज न्यूट्रल, ठीक है। टेक अ स्टैंड का मतलब क्या होता है? टेक अ स्टैंड, आप कोई क्लियर डिसीजन सुना रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, यू आर टेकिंग अ स्टैंड, क्लियर है। स्पिल द बीन्स, मैंने अभी आपको बताया कि स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को अचानक से रिवील कर देना, अनइंटेंशनली, ठीक है, अनजाने में भेद खोल देना, क्लियर है। अब यहां से ध्यान रखो, कोई सीक्रेट मैसेजेस हैं, है ना, जिसमें आप जिसको आप एक बोरे में भर के लेके जा रहे हो, उस बोरे में, उस बैग में बीन्स भरे हैं और उसके बीच में कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही सीक्रेट है, किसी के लिए एक सीक्रेट मैसेज है, और गलती से आप उसे लेके जा रहे हैं और गलती से आप उसे गिरा देते हैं, और वो गिराने के बाद बीन्स सारे फैल जाते हैं, स्पिल हो जाते हैं, ठीक है, और जो सीक्रेट है वो भी बाहर आ जाता है, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, गलती से कोई सीक्रेट चीज है वो आपने रिवील कर दी, क्लियर। हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी के बारे में किसने रिवील कर दिया, है ना, उस सीक्रेट को, सरप्राइज पार्टी के जो सीक्रेट था उसे किसने रिवील किया, ठीक है। स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कन्फेस कर लेना, है ना, स्वीकार कर लेना किसी चीज को। स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन्स थंडर का मतलब क्या होता है? देखिए,
टू टेक क्रेडिट फॉर अनदर पर्सन्स वर्क और आइडिया, दूसरे का श्रेय छीन लेना। ठीक है, इमेजिन करिए कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, बट आपका टर्न आने से पहले क्या हुआ, आपका जो पार्टनर था या कोई और जो था उसने आप ही के आइडिया को चुरा लिया और प्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, तो दे हैव स्टोलन योर थंडर। थंडर मतलब आपकी ग्लोरी, आपका जो श्रेय था वो उसने छीन लिया, लाइमलाइट छीन लिया। दे स्टोल योर थंडर। ठीक है, माई कॉलीग स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग माई आइडिया बिफोर आई कुड। मेरे जो कॉलीग ने क्या किया, मेरा श्रेय, मेरा क्रेडिट छीन लिया। क्यों, कैसे? मेरे आइडिया को मेरे से पहले ही अनाउंस कर दिया। अब सबको लग रहा है कि वो उसका आइडिया था, है ना? तो आपको जो श्रेय मिलना चाहिए था वो उसको मिल रहा है। तो ही इज स्टीलिंग योर थंडर, ओके, और ही स्टोल योर थंडर। पास्ट। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा डांटना, बहुत ज्यादा स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, उसे हम कहते हैं टेक टू टास्क, कड़ी फटकार लगाना। इमेजिन करिए कि एक टीचर है और उसने आपको एक एक्स्ट्रा टास्क दे दिया। आपने कोई गलती की और पनिशमेंट के तौर पे आपको एक एक्स्ट्रा टास्क मिली। नाउ आपको बहुत ज्यादा डांट मिल रही है उसके साथ, तो ये टास्क क्या है? पनिशमेंट। टेक टू टास्क, क्रिटिसाइज करना, डांटना, पनिश करना, स्कोल्ड करना। द मैनेजर टुक द एम्प्लॉयज टू टास्क फॉर अराइविंग लेट। लेट आने की वजह से मैनेजर ने एम्प्लॉयज को फटकार लगाई, डांटा। टेक टू टास्क, रिब्यूक, क्रिटिसाइज, ठीक है, स्कोल्ड। द एलिफेंट इन द रूम, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी, हाँ, नाउ व्हाट इज व्हाइट एलिफेंट? कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में सब जानते हैं बट उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। A major problem that everyone knows about but avoids discussing। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में सबको पता है बट कोई उसे डिस्कस नहीं कर रहा, उसे अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है उसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जिसको इग्नोर किया जा रहा है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है? एलिफेंट इन द रूम है। ड्यूरिंग द इलेक्शन डिबेट, इलेक्शन डिबेट के दौरान जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में सब जानते हैं बट उसको सब अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में बात नहीं कर रहे। एलिफेंट इन द रूम है वो। ठीक है, रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो एलिफेंट इन द रूम है, जिसके बारे में सब जानते हैं बट उसको इग्नोर किया जा रहा है। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वेरी कॉमन। कहते हैं ना यार तुम्हारे आइडियाज कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहे, नए नहीं लग रहे। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे याद रखो कि अगर आप किसी बॉक्स में बंद हैं, है ना, सब लोग जो है एक डब्बे में बंद है, एक बॉक्स में बंद है, सिर्फ एक इंसान जो है वो चढ़कर बाहर निकल जाता है एंड फाइंड्स अ न्यू सोल्यूशन, एक नया सोल्यूशन लेके आता है सबके लिए। वो क्या है? सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। जो सोल्यूशन होगा वो सबसे डिफरेंट है। उसने क्या किया? ही इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, है ना, डब्बे से बाहर जाके सोच रहा है। तो बॉक्स ट्रेडिशनल थिंकिंग को सिंबलाइज करता है और जब आप उसके बाहर निकलते हैं तो आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं। तो आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, टू थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली, नए तरीके से सोचना,
नई सोच रखना, क्रिएटिव सोच रखना, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। रूढ़िवादी सोच से हटकर सोचना, ठीक है। द कंपनी इनकरेजेस एम्प्लॉयज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करती है क्रिएटिवली सोचने के लिए, कुछ डिफरेंट सोचने के लिए, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग रखने के लिए। और थिंक इनसाइड द बॉक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल सोच रखना, रूढ़िवादी सोच रखना, कन्वेंशनल, जैसे सब सोचते हैं, सबके जैसे। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? आप गिव अप कर दे रहे हैं, आप हार मान ले रहे हैं, आप डिफीट अपनी स्वीकार कर ले रहे हैं। ये आया कहां से है? जब बॉक्सिंग के दौरान, जब जो ट्रेनर है वो टॉवल को बीच में रिंग में फेंक देते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि जो फाइटर है वो सरेंडर कर दे रहा है, ठीक है, फाइटर सरेंडर कर रहा है, ठीक है। बॉक्सिंग के दौरान ये होता है कि अगर सामने वाला सरेंडर करता है तो जो ट्रेनर है वो बीच में एक टॉवल फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉवल है वो सिंबल है गिविंग अप के लिए, सरेंडर का सिंबल है। तो यहाँ पे थ्रो इन द टॉवल मतलब गिव अप करना, मान लेना कि आप हार गए हैं, हार स्वीकार कर लेना। आफ्टर ट्राइंग फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीने कोशिश करने के बाद, he finally threw in the towel and closed the business, फाइनली उसने हार मान ली और बिजनेस को बंद कर दिया। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है गिव अप करना। बाइट द बुलेट इज समथिंग एल्स। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को सह रहे हैं, पेन के बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। पेन, आपको पेनफुल है कोई चीज, आपको अनप्लेजरेबल लगती है ना, आपके लिए वो अच्छी नहीं है, आपको वो अच्छा नहीं फील कराती, आपको कोई चीज करना नहीं पसंद है, बट फिर भी आपको उसे करना पड़ रहा है, यू आर बाइटिंग द बुलेट। बट जब आप उसको गिव अप कर देंगे तो यू आर थ्रोइंग इन द टॉवल, ठीक है। टू बीट अ डेड हॉर्स, सिमिलर मीनिंग है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, है ना, सेम ही इडियम है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स या फिर टू बीट अ डेड हॉर्स। मतलब मरे हुए घोड़े को मारोगे तो वो जिंदा होगा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, है ना। देयर इज नो पॉइंट बीटिंग अ डेड हॉर्स बाय डिस्कसिंग द रिजेक्टेड प्रपोजल अगेन। जो प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है उसके बारे में डिस्कस करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट वेस्ट होगा, यही बोला जा रहा है, ठीक है। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरे ताकत के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लड़ना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगा देना, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना, टू फाइट टूथ एंड नेल। देखो, इमेजिन करो कि कोई वाइल्ड एनिमल है जो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई जंगली जानवर है जो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो हर एक चीज, हर एक वेपन अपनाएगा, है ना, वो आपको नाखून से खरोचेगा, अपने नेल्स यानी क्लॉज से नोचेगा, या फिर अपने टीथ यूज करेगा, है ना। तो टूथ एंड नेल क्या हुआ? टू फाइट विथ एवरीथिंग यू हैव, आप में जितना जोर है आप उतना जोर लगा के लड़ रहे हैं किसी चीज से, उसका सामना कर रहे हैं, तो यूज एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फाइट, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट टूथ एंड नेल टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर, जो सोल्जर्स हैं हमारे वो अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, अपनी सारी पावर लगा देते हैं बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एफर्ट लगा देना, टूथ एंड नेल। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस क्या होता है इसका मीनिंग? हिंजेस क्या होते हैं? व्हाट आर हिंजेस? हमारे डोर्स पे या किसी किसी चीजों पे हिंजेस होते हैं ना, और जब वो जैम हो जाते हैं तो उस पे हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, राइट। दरवाजा जब जाम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसमें ऑयल डालते हैं उसको फ्री करने के लिए।
तो सिमिलरली है कि अगर कोई डोर है, निमोनिक से ट्रिक से याद रखो कि कोई डोर है जिसपे जंग लगा है, वो बहुत पुराना हो गया है, तो उसके जो हिंजेस है उसको खोलोगे तो और बंद करोगे तो उसके हिंजेस में से आवाज आती है बहुत ज्यादा। तो उस आवाज को अगर स्मूथ करना है तो आप उस पे क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे ताकि वो डोर्स आराम से खुल सके। सिमिलरली कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, कुछ काइंड वर्ड्स होते हैं जो साइलेंस को, जो चुप्पी है, जो ऑकवर्ड साइलेंस है, उसको तोड़ देते हैं, है ना, सिचुएशन को स्मूथ कर देते हैं। तो ऑयल द हिंजेस का मतलब होता है जो साइलेंस है उसे तोड़ना, टू जेंटली ब्रेक और ईज द साइलेंस। ठीक है, चुप्पी तोड़ना, नॉट एग्जैक्टली चुप्पी तोड़ना। अगर कोई, आप लिटरल मीनिंग से समझिए, टू ऑयल द हिंजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, बट सबके लिए बहुत ऑकवर्ड है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपने क्या किया, जेंटली कुछ बात छेड़ी धीरे से, और अब धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो व्हाट डिड यू डू, यू ऑयल्ड द हिंजेस ऑफ साइलेंस। ठीक है, आपने वो ऑकवर्ड सिचुएशन में उसको थोड़ा सा काइंड वर्ड्स यूज करके उसको स्मूथ कर दिया, बाकी लोगों को कंफर्टेबल कर दिया। सिमिलर मीनिंग है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बट सिमिलर मीनिंग है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में बताएंगे आप। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन इडियम और हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सो आई डोंट इवन रिमेम्बर कि हमने कितनी बार इस इडियम को डिस्कस कर लिया है ना, इट्स वेरी कॉमन। एग्जाम्पल, अ सिंपल जोक हेल्प्ड ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो साइलेंस था, जो ऑकवर्ड साइलेंस था, उसको स्मूथन आउट करने के लिए एक स्मॉल जोक या एक सिंपल जोक काफी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस, है ना, या फिर ईज द साइलेंस। चलिए, टू स्पीक वंस माइंड, कहते हैं ना, शी स्पीक्स हर माइंड, वो अपनी मन की बात कह देती है बिना सोचे समझे, या फिर उसके मन में जो होता है वो वैसे ही कह देती है। शी डजंट फिल्टर आउट हर वर्ड्स। टू एक्सप्रेस वंस थॉट ऑनेस्टली एंड ओपनली, अपने थॉट्स को, अपने मन की बातों को आप ऑनेस्टली और ओपनली जब रखते हैं तो यू आर स्पीकिंग योर माइंड। टू स्पीक वंस माइंड। ठीक है, स्पीक का मतलब यहाँ हो गया एक्सप्रेस करना, और माइंड का मतलब यहाँ पे हो गया थॉट्स, आपके जो विचार हैं। तो यू आर सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, आप जैसा सोचते हैं वो ऐसा आप डायरेक्टली कह देते हैं। आप मन में बात नहीं रखते, आप स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं। शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड ड्यूरिंग मीटिंग्स। मीटिंग के दौरान वो अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने से डरती नहीं है ना। स्पीक वन माइंड का मतलब क्या होता है, अपना ओपिनियन रखना, अपने विचार रखना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, सीक्रेट रिवील कर देना। चलिए, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ऑलरेडी हमने देखा है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। इमेजिन करिए कि आपने नोटबुक में, कई बार ऐसा होता है कि हम नोटबुक में कुछ लिखना शुरू करते हैं बट वो हमें पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, पूरे पेज में हम उसे नहीं लिखते, हमने 2-3 लाइन लिखी, शायद हमें पसंद नहीं आया, तो हमने क्या किया, वी टर्न द पेज, और फिर हम नए पन्ने से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पन्ना नहीं बदला, हमने नया लीफ बदला, नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग, न्यू लीफ। ठीक है, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट बाय चेंजिंग वंस बिहेवियर, नया जीवन शुरू करना भी इसका मतलब होता है, या फिर नई शुरुआत करना। ठीक है, इमेजिन रीडिंग अ बुक, बुक जब आप पढ़ते हैं तो पीछे वाले पेज में कुछ गलतियां हैं तो आप उसे पन्ना चेंज करके, पेज चेंज करके नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, आफ्टर लीविंग कॉलेज he turned over a new leaf and became more responsible. कॉलेज खत्म होने के बाद उसने नई शुरुआत की और वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गया, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव चेंज का सेंस है। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। सिर्फ इस इडियम को आप सिर्फ वहां नहीं यूज करेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, एक वार्निंग स्ट्राइक
held for a short period to express protest. ठीक है, जब लोग स्ट्राइक करते हैं, है ना, आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और ये क्या होता है, ये एक वार्निंग, संकेत के लिए होता है, एक वार्निंग देने के लिए होता है, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टू एक्सप्रेस प्रोटेस्ट। ठीक है, जिसमें वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो किसी चीज के अगेंस्ट है, उसको प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ये परमानेंट स्ट्राइक नहीं होगा, टेम्पररी स्ट्राइक, ये दिखाने के लिए कि लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। इमेजिन एम्प्लॉयज जो हैं कुछ दिन के लिए, 1 घंटे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। ये इसलिए नहीं करते कि सारी चीजें बंद हो जाए, ये इसलिए करते हैं कि वो सामने वाले को एक वार्निंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टोकन क्या हो जाता है, टोकन का मतलब होता है सिंबॉलिक। ठीक है, तो अ वार्निंग स्ट्राइक, एक ऐसा सिंबल दिखाना चाहते हैं कि देखो ये चीजें हमें पसंद नहीं आ रही हैं, वी वांट चेंज, टोकन स्ट्राइक। The employees organized a token strike demanding better salaries. Employees ने क्या किया, एक वार्निंग के लिए एक स्ट्राइक, एक छोटी सी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की, जिसमें वो बेटर सैलरी क्या कर रहे थे, मांग रहे थे। Excuse me. Turn a deaf ear. Turn a deaf ear का मतलब क्या होता है? आप deaf का मतलब क्या होता है, somebody who can't hear, जो सुन नहीं सकता। तो किसी की एडवाइस या किसी की बात, किसी की चीजें, कोई अगर कुछ कह रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसे अनसुना कर रहे हैं, तो यू आर टर्निंग अ डेफ ईयर। ठीक है, कान पर जू नहीं रेंग रही है, बातें अनसुना कर रहे हैं आप, तो उसे कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर। इमेजिन समवनली सडनली बिकमिंग डेफ व्हेनेवर यू गिव एडवाइस। जब भी आप किसी को एडवाइस दे, सामने वाला अपनी कान बंद कर ले, उसे कुछ सुनाई ना दे, है ना, तो वो क्या है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी बोलती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वोकैबुलरी सबकी सेम होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, होमोनिम्स, सारे एग्जाम्स में आते हैं और सारे कई बार सिमिलर निकल जाते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे हैं या सीजीएल का या सीडीएस, एनडीए, एनी एग्जाम। ठीक है, आपको सारी वोकैबुलरी पढ़नी है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, क्लियर। बट कई बार आप क्या करते हैं, यू टर्न अ डेफ ईयर। मैं ये जो एडवाइस दे रही हूँ उसे आप अनसुना कर देते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं उसी से रिलेटेड वोकैब देखूंगा। बट दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आप सारे देख सकते हो। ठीक है, he turned a deaf ear to his parents advice। ठीक है, पेरेंट्स के एडवाइस को उसने अनसुना किया, इग्नोर किया। गिव द कोल्ड शोल्डर, किसी इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर, किसी की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एनीथिंग। अंडर द वेदर बहुत कॉमन है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, है ना, कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, शी इज अंडर द वेदर। क्या मतलब है, बीमार है, शी इज फीलिंग सिक, स्लाइटली इल और अनवेल, थोड़ा बीमार होना या फिर अस्वस्थ महसूस करना। ठीक है, इमेजिन करिए कि आप, मौसम बहुत खराब हो रहा है और आप बाहर चले जाते हैं और फिर आपको बाहर जाकर सर्दी लग जाती है, देन यू फील वेरी वीक, है ना, तो बैड वेदर, तबीयत खराब हो जाती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि अंडर द वेदर जब आप बोलेंगे तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा बीमार सा फील करना, है ना, थोड़ा बीमार होना, अस्वस्थ फील करना। आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, सो आई विल स्टे एट होम टुडे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं घर पे रहूंगी। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना कि माइल्ड इलनेस शो करता है। अंडर द वेदर का मतलब होता है थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ सीवियर नहीं है। ठीक है, नॉट अ सीरियस डिजीज। ओके, अंडर द वेदर, हल्की फुल्की आपको अगर ठंड लगी है, सर्दी हुई है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, तब आप अंडर द वेदर यूज करेंगे। किसी सीवियर डिजीज में या किसी सीवियर प्रॉब्लम में आप अंडर द वेदर का यूज
नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलो, ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। हाँ, सो विद दिस आज हमने सारे idioms एंड phrases डिस्कस कर लिए हैं जो कि स्टेनोग्राफर 2025 में पूछे गए हैं। ये आपके सारे idioms थे, सारे phrases थे जो कि आपके सारे शिफ्ट्स 2025 स्टेनो के सारे शिफ्ट्स में पूछे गए थे। कमेंट्स में आप बताना कि कौन सा idiom आपके लिए नया था या फिर आपको जो idioms थे वो अच्छे से याद हुए या नहीं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक एडवाइस मेरी रहेगी, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द idioms, उसको रट्टा मारने से अच्छा है कि इस वीडियो को अगर आप 4 से 5 बार देख लें। इसीलिए हमने निमोनिक्स डाल के सारी चीजें रेडी की या फिर ट्रिक्स डाल के सारी चीजें रेडी की स्टोरीज के साथ, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट। तो आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको ये idioms याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।